देखो भाई, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करें इससे पहले एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है उस पर गौर करिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कोई सरफेस है आपके पास और अगर आप उस पर एक लाइट मारते हैं, एक लेजर मारते हैं, जो भी लाइट आती है, तो उस आने वाली लाइट को, मान लो जैसे ये सतह है, मैंने यहाँ पे रख के एक लेजर ऑन की, अब लेजर ऑन की तो भाई लाइट आएगी ना, तो जो लाइट आएगी उस रे को क्या बोलेंगे हम? आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। इस सरफेस की तरफ से सोचिए, आने वाली लाइन इस सतह बन के सोचिए, तो जो लाइन आ रही है, जो रे आ रही है, उस रे को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे, एक ही बात। ठीक है, अच्छा जी, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है, नॉर्मल नहीं, जिस पॉइंट पे मान लो जैसे कहीं आपने लेजर मारी तो कहीं तो टकराएगी, ठीक है, तो वो जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोल सकते हो आप इसको। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहां आपकी रे आ रही है और सरफेस को टच कर रही है, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये इंसिडेंट रे जब आई सरफेस पर टकराई, तो टकरा के ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी और ये रे वापस ले आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सतह है, मैंने लेजर मारी, वो लेजर इस पर टकराएगी और चली जाएगी। अब वो जाके किस तरफ जाती है, कहाँ सतह बनती है, क्या चीज होती है, उस पर बात करेंगे। जाने वाली रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। ज्यादातर जो स्मूथ सरफेस होते हैं उन पे ये रिफ्लेक्शन काफी अच्छा दिखाई देता है, क्लियर। हालांकि चीजें तो हर कोई रिफ्लेक्ट करती है, ऐसी बात नहीं है कि मान लो मैं कल को ये फोन, ऐसे फोन की बैक स्क्रीन रख दूं और मैं बोलूँ ना जी अब देखो अब लेजर मारता हूं, तो अब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्ट करेगी, उतना ही करेगी, बट डिफरेंट डायरेक्शन में। स्मूथ सरफेस नहीं है ना, मतलब इधर जा सकती है, इधर जा, बिल्कुल बाबू, लाइट इधर उधर जाती है, ठीक है, टकरा के उसका सरफेस स्मूथ नहीं तो इधर उधर भग जाएगी। चलो वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में दे रहा हूँ आपको। तो आने वाली रे को क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट। जाने वाली रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आप पहले तो इतना समझो। दूसरा, जहां वो टकरा रही है, अच्छा यार ये वाली लाइट जो है ये वास्तविक है या इमेजिनरी है? वास्तविक, रियल है ना? रियल है भाई, आपको दिखेगी वो लाइट प्रॉपर। आप इस चीज को अंधेरे में करोगे तो आपको क्लियर कट, इवन टॉर्च से करोगे तो रात में जब आप टॉर्च ऑन करते हैं तो दिखता है ना आसमान के ऊपर जब क्या में लाइट आ रही है। अब अगर कोई बच्चा, देखो अभी ऐसे गौर करो आप इस पे, तो प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है एक्चुअली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूल उड़ा दूं या रेत उड़ा दूं तो आपको ये लाइट क्लियर कट आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पार्टिकल से टकराएगी लाइट तो वो दिखती है। ठीक है, अभी आपको इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है, बट अगर मेरी साइड से देखोगे तो आपको लाइट क्लियर दिखाई दे भी रही है, थोड़ी बहुत ऊपर की साइड से दिख रहा है, ठीक है। और इवन यही काम अगर आप रात में करते हैं, अगर आपके पास टॉर्च है, अगर आप आज चला के देखो, ठीक है, तो क्योंकि टॉर्च की लाइट जो होती है ना वो स्ट्रेट जाती है, फोन की लाइट तो फिर भी फोन स्कैटर्ड होती है, तो वो इतना हालांकि अगर आपने कभी फोन रात में, मतलब जब आप टॉर्च जलाते हो तो आपने गौर किया हो तो प्रॉपर दिखती है कि हाँ भाई ये मार्किंग है उस लाइन में, फैलती हुई दिखती है कि हाँ भाई इतनी रेंज है, ठीक है। तो आने वाली रे को देखा जा सकता है, जाने वाली रे को देखा जा सकता है, सही बात है, वो टकरा के जाएगी तो दिखेगी। आप धूल में इस काम को करेंगे तो वो क्लियर कट दिखाई देता है कि हाँ भाई गई, ये जा रही है, जाने वाली रे ये, और जहां पॉइंट टकराएगा वो भी दिखता है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों रियल हैं एक्चुअली, बट लॉ, अब इसमें लॉ भी आ गया। अब लॉ मतलब एक रूल है जो रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो रूल क्या है वो सुन, वो रूल ये है कि अगर आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन बनाएं, परपेंडिकुलर लाइन सोचें,
ये इमेजिनरी है, ये आप सोच रहे हैं, ये है नहीं। आप अब धूल उड़ाइएगा, आपको नॉर्मल लाइन दिखाई नहीं देगी, क्योंकि है ही नहीं, वो तो हमने मानी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको अगर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बनाऊंगा, तो इस लाइन को एक स्पेशल नाम बोला है उन्होंने, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल रे। आगे चल के आप पढ़ोगे कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर आप किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, हम यहां से लेजर आ रही है टाइप, और ये टकरा रही है मान लो इस फोन के इस कैमरे पे, तो अब यहाँ पर या फिर इस पर, तो यहाँ पर जो ये बनेगा, ये मैंने एक इमेजिनरी मान, नॉर्मल है। अब आने वाली रे इस पॉइंट पे टकरा रही है और टकरा के पल्ली तरफ ऐसे जा रही है, तो अब जाने वाली रे, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इसको जान बनाएगी और उतना ही बनाएगी। अब इस वाले एंगल को, जो आने वाली रे है और नॉर्मल के बीच में जो रे होता है, उसको एंगल आई बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंगल आई। आई का मतलब है इंसिडेंस, तो इस एंगल को प्रॉपर नाम भी बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जाने वाली रे भी, लेकिन उसको एंगल आर के नाम से बुलाया जाता है, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये मिरर है, आप खुद थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास ये लेजर है, और अगर मैं इसको ऑन करता हूं, तो लाइट यहां टकराएगी, टकरा के इधर जाएगी, सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं नॉर्मल थोड़ा सोचूं इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट, और अगर मैंने इस लेजर को और ऊपर कर दिया, तो आप बताइए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम किया या बढ़ाया? मैं नॉर्मल की तरफ जा रहा हूं ना, तो मैं नॉर्मल की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैंने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया, और कम कर दिया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा, मतलब वो नॉर्मल की तरफ होगा, तो आपको जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा वो बिल्कुल इधर ही दिखाई दे जाएगा, ऊपर, है ना। ऐसे ही तो होता है भाई, आपने जितना ऊपर लेके जाओगे टकरा के तुरंत बाउंस बैक होगा ना, ठीक है। अच्छा, आप जितना इसको नीचे लेके जाओगे, आप बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस खोल रहे हैं या कम कर रहे हैं? खोल रहे हैं उसको, और ज्यादा कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ, तो आपको ऊपर इमेज दिखाई देगी या सामने दिखाई देगी? सामने, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी तो उतना ही एंगल खोल के जाएगी पहले तरफ। तो यही कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इसमें प्रॉपर चाहें तो एग्जांपल मतलब अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे, ठीक है। आप टॉर्च जलाइए, ठीक है, जो प्रॉपर टॉर्च होती है उससे करिएगा, ज्यादा क्लियर समझिए। मिरर रख लीजिएगा नीचे और बनाइएगा, और आप अपने स्कूल में भी तो यही काम करते हैं, तो खिड़की के पास बैठ के धूप होती है ऐसे करते, तो वो सब क्या कर रहे हो आप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर रहे हो। आपके पास सरफेस है, लेकिन उस टाइम पर आप अपने सोर्स को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सन थोड़ी मूव कर सकते हो, तो तुम क्या मूव कर देते हो, सरफेस मूव कर देते हो। सरफेस मूव करने से भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होता है। देखो इसको ऐसे सोचो, भाई मान लो ये सरफेस था, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऊपर में पेन रखा, और मैंने, मेरे पास ये सोर्स है, तो मैं इसको जब नीचे कर रहा हूं तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस खोल रहा हूं, राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब मान लीजिए ये फिक्स हो गया किसी तरीके से, सन है, अभी ये फिक्स है, नाउ वी कैन नॉट चेंज इट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम खुद सोचना, अगर तुम इस सरफेस को ऐसे कर दो, तो तुम नॉर्थ, तो मैंने तुम्हें नॉर्मल पे फोकस करा था, देखो अब है ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना। अब तुमने अगर ये सोर्स फिक्स कर दिया, अब अगर मैं इसको ऐसे और कर दूं, तो तुम बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हुआ है या बढ़ा है? कम हुआ है, बोलो। जैसे अभी आप बताए परपेंडिकुलर बनता है, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। कहां परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के हिसाब से तो यही परपेंडिकुलर है। अगर मेरा सरफेस ऐसा है तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ है, परपेंडिकुलर हमेशा सीधा थोड़ी होगा भाई, सरफेस ही टेढ़ा है तो इसका परपेंडिकुलर भी कैसा होगा, टेढ़ा ही होगा। सरफेस के हिसाब से परपेंडिकुलर बनता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं बनता परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये है, तो ये आपके पास था, हमारे पास दो तरीके होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने के, या तो तुम सोर्स से करो, और या तो तुम सरफेस से करो, इनसे भी होता है। अब तुम स्कूल में बैठ के जब टिफिन के साथ खेलते हो,
तो तुम सोर्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि किससे कर रहे होते हो, मतलब जहां से लाइट आ रही है उसको थोड़ी चेंज कर सकते हो आप, अब आप क्या सरफेस से कर देते हैं। अब मान लो, देखो देखो तुम इसको ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये यहाँ लाइट तो हमें जैसी आएगी ना, अब मान लो अभी ये एंगल जो है ये मैं कह रहा हूँ 40 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 40। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब बताओ ये कितना हो गया 20 कर दिया ना तुमने। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये बढ़ गया ना, अरे बढ़ गया ना, उसको छोड़ो, अब ये बढ़ गया ना, अब जब ये बढ़ गया तो रिफ्लेक्शन भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जब कभी भी आपको लाइट को अपने पास लाना होता है तो आपको सरफेस ऐसे करना चाहिए या इस तरफ करना चाहिए, इस तरफ करना चाहिए, क्योंकि आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम करोगे तभी तो यही बनेगी इमेज। और अगर आपका बंदा मतलब मान लो उधर है, किसी मुंह पे उधर मारना है, तो आप क्या करते हो ऐसे, और तो क्यों, क्योंकि आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खोल ही चले जाते हो। समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप डेली करते हैं लगभग सर्दियों गर्मियों के दौरान इस काम को, ठीक है। बट वाली बात है कि पता नहीं है कि हाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और उस टाइम पर आप सोर्स से चेंज नहीं कर रहे होते एंगल ऑफ इंसिडेंस को, बल्कि सरफेस से कर रहे हो। तो दो तरीके से होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आने वाली रे और जाने वाली रे नॉर्मल के साथ हमेशा बराबर एंगल क्रिएट करती हैं, यही एंगल है, यही लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अब इस वाले क्वेश्चन का इसमें यूज होने वाला है, थोड़ा सा गौर करिए, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। देखिए क्या लिखा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा एक एक कंसेप्ट और कर लेते हैं, ठीक है, एक कंसेप्ट और रह गया। कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन क्या होती है भाई शिव, बहुत बढ़िया। तो दो पैरेलल लाइनों का मतलब है कि वो लाइनें जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब थोड़ा सा इस पर गौर करिए, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाए, परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर मतलब अगर आप इस पर परपेंडिकुलर बनाए, परपेंडिकुलर दोनों तरफ, हाँ क्यों कैसे बन सकता, इस वाली लाइन पे बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर, और अगर आप इस वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर बनाए तो ये भी करो परपेंडिकुलर बना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, ये है मामला समझने का। तो आंसर है बिल्कुल पैरेलल होंगी। ये एक प्रॉपर्टी है, आप इसको समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर्स या परपेंडिकुलर लाइंस ऑन टू पैरेलल लाइंस on two parallel lines are parallel to each other, are parallel to each other। मतलब ये है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइनें हैं तो उन दो पैरेलल लाइनों पे बनने वाली जितनी भी परपेंडिकुलर लाइनें होंगी ना, जितनी भी, वो सारी की सारी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल ही होंगी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि परपेंडिकुलर लाइन ऑन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर्स या परपेंडिकुलर लाइंस में तो परपेंडिकुलर बोल दो, परपेंडिकुलर्स जितने भी परपेंडिकुलर बनाओगे तुम किनके ऊपर, पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो हमेशा कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर्स ऑन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में, तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीख लिया, आपने प्रॉपर्टी सीख ली। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है तो यकीन मानो ये क्वेश्चन फिर ज्यादा बड़ा है। देखिए क्वेश्चन को आप डिटेल में लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बोला है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या मतलब है इसका, देखो भाई मेरी वर्डिंग सुनो, फोकस इंप्रूव करो, आप मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूं ना आपके लिए, मेरी बात सुनो।
PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. क्या मतलब है इसका? भैया PQ और RS दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो एक मिरर का नाम आपको क्या देना पड़ेगा? PQ। एक मिरर का नाम क्या देना पड़ेगा? RS। अच्छा, मिरर के बारे में एक चीज और जान लीजिए। मिरर की खासियत होती है कि एक तरफ से वो पेंटेड होता है, अगर कभी वो पीछे आपका मिरर कभी टूटा हो, अगर आपको बैक साइड नोटिस करने को मिली हो, तो एक कोटेड होता है पीछे से, और सामने से आपके पास ग्लास होता है जहां से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो इस तरीके से ऐसे बनाया गया है ना, ये पेंटेड वाला सरफेस है, तो लाइट कभी भी यहां से रिफ्लेक्शन नहीं मारेगी। कहां से मारेगी? इधर से। ठीक है, तो PQ और RS आपके पास क्या है? दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है, तो आप पैरेलल बोल सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? तो पहला बात उसने वही बोला है कि PQ और RS दो पैरेलल मिरर हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है। एक इंसिडेंट रे है जिसका नाम है AB। तो एक इंसिडेंट रे है AB, वो स्ट्राइक करती है किसको? PQ मिरर को। स्ट्राइक का मतलब है हिट करती है। जैसे आपके पास लेजर थी, आपने हिट किया टेबल को हिट किया उस लेजर ने, तो PQ कह रहा हूं AB एक रे है जो कि आपके PQ मिरर को क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक कर रही है मतलब हिट कर रही है। तो ये AB रे कैसी है? इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है? इंसिडेंट रे भाई। आ रही है ना, किसके कौन से मिरर पे आ रही है? PQ मिरर पे। ठीक है, तो देखिए AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है? B पॉइंट। अच्छा जी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, और रिफ्लेक्ट हो जाती है BC पाथ पे। तो ये वाली जो रे गई BC नाम की, ये PQ मिरर के लिए बताइए रिफ्लेक्टेड है या इंसिडेंट है? रिफ्लेक्टेड। ध्यान नहीं, तो मतलब मेरे को 40 मिनट भी दे पा रहा। AB क्या है? AB क्या है? इंसिडेंट रे, आती हुई रे है। ये किसको स्ट्राइक कर रही है? PQ मिरर को। कहां पर स्ट्राइक कर रही है? B पॉइंट पे। और फिर कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? BC। और ये BC लाइन RS मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है। इट्स समवट लाइक दैट कि दो मिरर है, ऐसे लगाया, यहां से एक लाइट मारी तो वो लाइट नीचे वाले पे टकरा के फिर ऊपर की जाएगी, फिर ऊपर वाले भी तो इंसिडेंट रे बन जाएगी। तो यहां पर गया, ऊपर में टकराई, फिर वापस जा रही है, तो ये जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड है, आने वाली रे इंसिडेंट रे है। लेकिन ये जो जाने वाली रे है ये इस मिरर के लिए किसका काम कर रही है? इंसिडेंट रे। और फिर देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और दोबारा वो रिफ्लेक्ट कर जाती है किसके अलोंग? CD। तो ये है स्टोरी। दो मिरर हैं जो आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। कौन टच करो? तो AB लाइन है, AB रे है जो PQ मिरर पे स्ट्राइक करती है B। बाबू बिल्कुल होनी चाहिए, हिसाब से मिरर और आगे होना चाहिए, ये चीज यहाँ जानी चाहिए, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये भी इधर होना चाहिए, फिर ये ऐसे करके फिर ऐसे करके चलता रहना चाहिए। इस प्रोसेस को ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड में ऐसा ही होता है, और यही वजह है कि डायमंड चमकता है। डायमंड के अंदर जो रे जाती है वो बहुत बार टकराती है अंदर ही डायमंड के, और इसीलिए डायमंड चमक, यही रीजन है। ठीक है, तो जो कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इवन आपके घर में जो ये नेट वेट सर्विस आ रही है, ये भी इसी की देन है। इसके जो पाइप्स होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो इनके पाइप्स को, तो उसमें ऊपर वो मतलब इस तरीके से कोट करते हैं उसको, चमकदार चीज होती है उसके अंदर, कि जो डेटा सेंड होता है ना वो लॉस्ट ना हो जाए, रिफ्लेक्ट हो क्या आता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स में ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, तो ए बी है, यहाँ BC गया और CD है। अभी फिलहाल के लिए दो मिरर्स हैं जो आपस में कैसे हैं? पैरेलल है, और ए लाइन स्ट्राइक कर रही है, फिर BC पे, फिर C, फिर CD। क्लियर? अब आगे देखिए क्या हो रहा है।
और आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो। तो अच्छा गिवन क्या लिखूं इसमें वैसे? गिवन अगर आपको पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल है आर एस आर एस, बाकी ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्ट करेगा, बी पे स्ट्राइक हो, ये सब बातें जरूरी है क्या? नहीं। आंसर है नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हो बट फिर आप बोलना मत कि यार गिवन। जो बच्चे क्वेश्चन देख देख के लिखते हैं वो ये सारे भाषण लिख देंगे गिवन में, और उसी से टीचर को जज हो जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो प्लीज गिवन जब आप लिखें तो सोच समझ के लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब उन्होंने क्या बोला है, टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है इसमें कि ए बी पैरेलल हो सी डी। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, लाइनों को पैरेलल कराने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट। भाई अगर मैं किसी तरीके से मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज गाई थी कि अगर दो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल, तो इनके अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। फिर मैंने आपको इसका उल्टा बताया था कि अगर किसी तरीके से दो एंगल्स आपस में कैसे हो जाएं? इक्वल, तो फिर कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। किसका? अल्टरनेट। तो क्योंकि बोलते हैं वो कन्वर्स ऑफ AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के तहत ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो मतलब अगर लाइनों को पैरेलल करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर लगाने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तब बनेगी। अब आपको यहां पर गौर करिए, ए बी लाइन और सी डी लाइन को क्या दिखवाना है? पैरेलल। अब आप खुद गौर करिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आपको पैरेलल दिखवाना, तो ये बीचों बीच जो बन रही है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अगर इक्वल करा दो तुम किसी तरीके से, तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से मैं ये बात कह दूंगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल। ये है प्रॉब्लम। हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कैसे इक्वल हो जाएगा? आप ये कह सकते हो कि बी पॉइंट पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, लेकिन वो पूरा उस पूरे के इक्वल होगा ऐसा तो कहीं नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता ही नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि आने वाली रे और जाने वाली रे जिस पॉइंट पर टकराती है उसके दोनों साइड बराबर एंगल बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप मुझे एक बात बताइए, चलो मैं आप ही की बात से रखता हूं, मुझे एक बात बताओ। अब जो ब्लूप्रिंट दे रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आ गया तो आप लिख पाएंगे क्वेश्चन। आप मुझे बस ये बताइए कि मुझे इस पूरे एंगल को, मतलब इस पूरे एंगल को इक्वल करवाना है ना? इस पूरे एंगल के, है ना? हाँ या ना? अगर आप ऐसा करवा देंगे तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से आप ए बी लाइन को सी डी के क्या बता पाएंगे? पैरेलल। अब आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल कराने के लिए मैंने क्या प्लान बनाया? वो मैंने कुछ ऐसा प्लान बनाया, मैं कह रहा हूं कि यहां पर ना नॉर्मल बना लेते हैं बी पॉइंट, और ये वाला एंगल एंगल 1 नाम दे देता हूं उसको, और ये वाला एंगल 2 क्या आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? वजह क्या होगी? वजह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी सिखाया मैंने भाई। आने वाली रे जाने वाली रे नॉर्मल के साथ कैसे एंगल क्रिएट करती है? लीनियर पे टोटल होता है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी सिखाया मैंने। अब इधर आ जाइए, ऐसा ही रिफ्लेक्शन तो यार यहां पर भी हुआ है। तो अगर मैं यहां पर भी एक नॉर्मल बना दूं तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? वजह क्या होगी? दोबारा से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे मुझे तो पूरे एंगल सी के इक्वल चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो आया है वो बताता हूं। मेरे पास आया है 1 और 2 इक्वल है, और 3 और 4 ये मेरे पास आया है। लेकिन वजह क्या दी है मैंने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक किसी बच्चे को इश्यू है तो अभी बताइए। 50% क्वेश्चन इज डन हियर।
बाकी 50% और है, उस पर ध्यान दीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो उन पर बनने वाले परपेंडिकुलर्स भी आपस में कैसे होते हैं, ये बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। और इनके अगर ये बाकी में ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल, तो इनके बीच में जो बन रही है लाइन वो ट्रांसवर्सल है, सही है। तो ट्रांसवर्सल है तो भाई ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा? वजह क्या होगी? अल्टरनेटिव। तो आपको नहीं लगता कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल ऐसे ही तो हैं? तो कहीं ना कहीं एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वजह हम सारी लिख देंगे, चिंता आपको लिख के मैं आपको प्रॉपर देखूंगा, लेकिन पहले ब्लूप्रिंट में ध्यान दो। तो एंगल 1 किसके इक्वल? वजह एंगल 3 एंगल, और 2 और 3 वो लाइनें पैरेलल होती हैं जो परपेंडिकुलर्स बनती हैं पैरेलल लाइनों पर, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 3। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों बातों से अगर आप एक दूसरे को इसमें देखें तो आपको एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 किसके बराबर है, 3 किसके बराबर है? आपको नहीं लगता ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल है? हाँ या ना? सही है। अच्छा जी, अब अगर ये वाकई में ही चारों चीजें अगर इक्वल है, भाई 80% हो चुका है, ध्यान दो, 20% हो चुका है। अब अगर ये वाकई में ही चारों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं मतलब 2 2 प्लस कर लूं तो वो भी तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल है। अच्छा, मुझे एंगल बी बनाने के लिए कौन से एंगलों को प्लस करना चाहिए? मैं जानबूझ के इन चारों में से 2 एंगल जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और दूसरी तरफ कौन से लेने चाहिए? आप ये बताओ, क्या ये इक्वल नहीं होंगे? भाई चारों आपस में इक्वल हैं, तो 2 2 का प्लस भी तो इक्वल ही होगा, और जैसे 2 2 का इक्वल होगा तो मैं तो अपने वो जो 2 ले रहा हूं मैं जानबूझ के कौन से ले रहा हूं, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल बी, एंगल बी, और 3 और 4 की जगह लिख दूंगा। और जैसे एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया, ए बी लाइन पैरेलल है, अपना मेन एजेंडा मत भूलिए, ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी, और वजह कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट। ये है हिसाब किताब। लिखना शुरू करें, आई लिखिए। अभी तो अभी समझाया पहले मैंने, अगर हालांकि अगर आपको समझ में आ गया तो लिखने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, ये अब आप डिक्टेट करोगे ना, अब आपके फोकस का कमाल है सारा। चलिए, तो भाई भाई मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी बना लेना चाहिए, है ना, और ऐसा ही एक नॉर्मल हमें यहाँ पर भी बना लेना चाहिए, नाम दे दें इसको सी का। यहाँ पर मैं इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 काम आएगा मेरा। तो गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन इसके बाद ही लिखते हैं, डायग्राम आपको गिवन है तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। अरे पी क्यू पर परपेंडिकुलर बनाया है आपने बी एक्स। नॉर्मल क्या होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो बनाया भैया। 90 90 नहीं दिए, 90 90 भी दे सकते हो पर जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ना लिखो तो लिखो। नेक्स्ट, और क्या लिखना चाहिए, ड्रॉ सी वाई, नाम नहीं देख रहा, ड्रॉ सी वाई परपेंडिकुलर ऑन आर एस, सही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रूफ। हाँ भाई, क्या चीज लिखनी चाहिए पहले, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 पहले एंगल 1 इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। वजह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई आपकी मेमोरी और आपका फोकस यही इंप्रूव होना चाहिए, तो इन्हीं की प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली, प्लीज पार्टिसिपेट करिए। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आगे चल के मैं इसका यूज भी करूंगा, है ना, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं। अब इसी तरीके से एंगल 3 किसके इक्वल, वजह
कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैं bx और cy को पैरेलल बताऊंगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर होगा, लेकिन उससे पहले bx और cy को आपको क्या बताना चाहिए? अच्छा वजह बताओ क्यों है पैरेलल? परपेंडिकुलर्स, बिल्कुल परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस, on parallel lines are parallel to each, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एंगल 2 एंगल 3 को फिर ऐसे नहीं बता पाओगे। अब लिखोगे आप कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, वजह अब बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाने के लिए आपको लगता है लाइनों का पहले क्या पैरेलल होना, तो जरूरी पैरेलल बताना पड़ेगा कि bx और cy पैरेलल है। अच्छा जी, अब जैसे एंगल 2 और इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आप ये बात नहीं कह सकते कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 चारों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। और अगर चारों अगर आपस में इक्वल है तो इनका दो दो का प्लस भी, अब मैं कौन से दो प्लस कर रहा हूं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 और अब एंगल 1 और प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल बनाता है? एंगल बी बना सकते हो, या इसको आप नाम दे सकते हो ए बी सी, प्रॉपर नाम दीजिए। बी पे बहुत सारे एंगल बनने, कंफ्यूजन, तो आप इसका नाम दीजिए एंगल ए बी सी इक्वल है, ठीक है। अच्छा जैसे इक्वल हो गया अब आप कह दो कि ए बी लाइन पैरेलल है किसके? सी डी, वजह कन्वर्स ऑफ सी आई ए नहीं, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं।